नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पिछले 200 वर्षों से हिमालय की एक नदी चुपचाप नेपाल की पश्चिमी सीमा की किस्मत को तय कर रही है। लेकिन क्या होगा अगर संधि में लिखी गई नदी वही नदी नहीं हो जो बाद में नक्शों में दिखाई गई हो? आखिर काली नदी अचानक कुंटी यांगती कैसे बन गई? ब्रिटिश काल के बदलते नक्शों और सीमा व्याख्याओं ने नेपाल की पश्चिमी सीमा को कैसे प्रभावित किया, और कैसे लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील सीमा विवादों में बदल गए। 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली से लेकर आज इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच बढ़ते सामरिक तनाव तक आज का ये जो पूरा वीडियो है, जिसमें हम नेपाल की पश्चिमी सीमा विवाद के उस जटिल इतिहास को समझने का कोशिश करेंगे जिसने हिमालयी भू राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। यह सिर्फ नक्शों की कहानी नहीं साथियों, यह साम्राज्यवाद, कूटनीति, रणनीति और पहचान की लड़ाई की भी कहानी। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, लिम्पियाधुरा किसने बेचा। और इसी पर आज की शुरुआत है। आपके स्क्रीन पर ये लिम्पियाधुरा है साथियों, मैप आप देख रहे हैं, ये लिपुलेख, काला पानी। काफी दिनों से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। साथियों, सबसे पहले हम इसके इतिहास को देखें। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखें तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गोरखा साम्राज्य जो है वो तेजी से विस्तार कर रहा था। नेपाल ने कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम तक जो है वो अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में अपने राजनीतिक और व्यापारिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहते थे। सीमा पार क्षेत्रों से लगातार टकराव हो रहे थे, कर वसूली के विवाद थे, रणनीतिक मार्गों पर नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा थी, और अंततः 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध का जो है वो जन्म हुआ। यह युद्ध लगभग 2 वर्षों तक चला, और 2 वर्षों तक चलने के बाद नेपाली सैनिकों ने कठिन पहाड़ी भूभागों में ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी। लेकिन संसाधनों और सैन्य शक्ति में भारी अंतर के कारण नेपाल को अंततः समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिमालयी सीमाओं पर अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया, और नेपाल की सीमाओं को औपनिवेशिक नक्शों के अनुसार पुनर्परिभाषित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और यहीं से हुई 1816 की सुगौली संधि, जिसका लेटर आपकी स्क्रीन पर है, ट्रीटी ऑफ पीस बिटवीन ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा राजा विक्रम शाह, राजा ऑफ नेपाल, जिसको कि हम लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशॉ जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और ये लेटर आपको जो देखने को मिल रहा है, जिस लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और 2 दिसंबर 1815 का ही लेटर। युद्ध समाप्त होने के बाद 1816 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुई, जिसे हम सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। और यह संधि नेपाल के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक, क्योंकि इसी ने आधुनिक नेपाल की सीमाओं की आधारशिला रखी। संधि के अनुसार नेपाल को अपने कई बड़े क्षेत्रों को ब्रिटिशों को सौंपना था, जिनमें कुमाऊं, गढ़वाल, तराई के कुछ हिस्से भी जो है शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नेपाल की पश्चिमी सीमा यानी कि काली नदी के आधार पर जो है वो निर्धारित की गई थी। लेकिन संधि एक बड़ी अस्पष्टता थी, उसके अंदर क्लियर नहीं था वो संधि। काली नदी की वास्तविक उत्पत्ति, कौन सी धारा को माना जाए, यह जो है वो उस समय स्पष्ट नहीं था। और यही अस्पष्टता बाद में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के विवाद को जो है वो बढ़ा दिया। साथियों, 1816 की सुगौली संधि के बाद नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण नहीं रहे। एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद भी ब्रिटिशों ने नेपाल को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं किया, बल्कि उसे रणनीतिक बफर स्टेट के रूप में जो है वो बनाए रखा। आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए, ये आपको लिपुलेख, ये काला पानी और लिम्पियाधुरा पास दिखेगा। ये काली नदी जो है, जो कि काला पानी से दिखाया जा रहा है, ये भारत और ये नेपाल जो है, और इधर आपको चाइना यानी कि तिब्बत का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा कि एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद भी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में जो है वो क्या था, मित्रतापूर्ण संबंध था, शत्रुतापूर्ण नहीं था। और एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश ने नेपाल को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं किया, बल्कि उसे एक रणनीतिक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखा। धीरे धीरे नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच राजनीतिक सहयोग जो है वो बढ़ने लगा। 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो नेपाल का समर्थन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला।
1857 का जो विद्रोह भारत में हुआ, जिसे भारत की पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें नेपाल के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने ब्रिटिशों को जो है वो समर्थन किया था। जब उत्तर भारत में विद्रोह फैल रहा था, तब जंग बहादुर राणा ने नेपाली सैनिकों को ब्रिटिश सहायता के लिए भेजा और नेपाल की सेना ने अवध और लखनऊ के क्षेत्र में ब्रिटिश अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। ब्रिटिशों के लिए समर्थन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कई मोर्चों पे दबाव में थी। इसके पीछे कई सारे रणनीतिक कारण थे। नेपाल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को जो है वो बनाए रखना चाहता था। राणा शासन जो है वो ब्रिटिश समर्थन के बदले अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते थे। नेपाल चीन और ब्रिटिश भारत के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता था। ब्रिटिशों के साथ सहयोग से नेपाल को कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद थी। यानी नेपाल ने भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक और रणनीतिक नीति जो है वो अपनाई। 1857 का युद्ध समाप्त हुआ और 1857 के बाद ब्रिटिश और नेपाल के संबंध जो है वो और ज्यादा मजबूत हुए। नेपाल को कुछ तराई क्षेत्र जो है वो वापस दे दिए गए और दोनों के बीच में जो है वो सहयोग बढ़ा। और यही वो दौर था जब हिमालयी सीमाओं, व्यापार मार्गों और सामरिक क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रभाव जो है वो अधिक मजबूत हुआ। कुछ इतिहासकार इस बात को जो है वो मानते हैं अ, कि इसी राजनीतिक निकटता के बाद सीमा प्रश्नों और नक्शागत व्याख्याओं को जो है वो काफी प्रभावित किया गया। और इसलिए 1857 की कहानी केवल भारतीय विद्रोह की कहानी नहीं है। यह हिमालय राजनीति, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और नेपाल की रणनीतिक कूटनीति को जो है वो समझने का एक महत्वपूर्ण कड़ी। 1857 के विद्रोह के बाद नेपाल और ब्रिटिश संबंध जो है वो पहले से अधिक मजबूत हो गए। जंग बहादुर राणा और राणा शासन ने ब्रिटिशों के साथ करीबी राजनीतिक और सैन्य सहयोग जो है बनाए रखे और इसके बदले में ब्रिटिशों ने नेपाल की आंतरिक स्वायत्तता को जो है स्वीकार किया और राणा शासन को स्थिर समर्थन दिया। नेपाल औपचारिक रूप से सभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बन पाए, लेकिन उनकी विदेश नीति और सामरिक स्थिति पर ब्रिटिश प्रभाव जो है वो लगातार रहा। साथियों, एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने नेपाली गोरखा सैनिकों की युद्ध क्षमता को बहुत गंभीरता से लिया और धीरे धीरे गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। गोरखा रेजिमेंट के बाद प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न सैन्य अभियानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो गोरखा सैनिकों ने निभाई। और इसी सैन्य सहयोग संगठन ने नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच संबंधों को और ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हिमालय केवल पर्वत क्षेत्र नहीं था, बल्कि ब्रिटिश भारत और तिब्बत और चीन के बीच रणनीतिक बफर जोन जो है वो बन चुका था। ब्रिटिश साम्राज्य को डर था कि मध्य एशिया और तिब्बत में सैन्य शक्तियों का प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है और इसी कारण हिमालयी दर्रों, व्यापार मार्गों और सीमाओं का महत्व जो है वो लगातार बढ़ रहा था। नेपाल इस पूरे भू राजनीतिक खेल में महत्वपूर्ण मध्यवर्ती जो है वो बन रहा था। और यहीं से सुगौली संधि के बाद की स्थिति के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। साथियों, सुगौली संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा होगा और पूर्व का क्षेत्र जो है वो नेपाल का होगा। समस्या तब शुरू हुई जब अलग अलग ब्रिटिश नक्शों में काली नदी की अलग अलग धाराओं को वास्तविक नदी जो है वो दिखाया जाने लगा। नेपाल का दावा है कि काली नदी का वास्तविक स्रोत जो है वो लिम्पियाधुरा का क्षेत्र है, क्योंकि काली नदी यहीं से निकल रही है। जबकि भारत ये कहता है कि काली नदी का उद्गम जो है वो आपको काला पानी जो देखने को मिलेगा। नेपाल कहता है यहां से काली नदी निकलती है, भारत कहता है कि यहां से काली नदी निकलती है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो विवाद में है और ये विवाद जो है वो ब्रिटिश मैप के कारण जो है वो हुआ है, ब्रिटिश नक्शे के कारण हुआ है। नेपाल का दावा जो है इस लिम्पियाधुरा को लेकर, क्योंकि काली नदी के पूरब और पश्चिम के बारे में ही बात हो रही। यदि लुम्पिया धारा को वास्तविक स्रोत माना जाए तो काला पानी और लिपु लेक जो है वह नेपाल का हो जाएगा। और यही कारण है कि एक नदी की व्याख्या आज दक्षिण एशिया के सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक विवादों को जो है बदल चुकी है। साथियों, 1816 की सुगौली संधि में नेपाल की पश्चिमी सीमा यानी कि काली नदी के आधार पर जो तय की गई थी, लेकिन यह संधि में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि काली नदी की वास्तविक उत्पत्ति किस धारा को माना जाए। साथियों, हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर जो है वो नदी का निर्माण करती है और यहीं से विवाद शुरू हुआ कि क्या सीमा का आधार नदी व उसकी धारा को माना जाएगा, जो कि काला पानी के क्षेत्र से बह रही है कि लिम्पियाधुरा के क्षेत्र से बह रही है। ये विवादास्पद है। नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा से निकलने वाला धारा ही जो है वही काली नदी की जो है वो वास्तविक धारा है, जबकि भारत कहता है कि काला पानी के निकट जो धारा निकल रही है वही मुख्य धारा है। और इसी अंतर ने पूरा सीमा निर्धारण को बदल दिया।
अब यहां नाम आता है वो है कुटी यांगती। हमने कहा कि काली नदी जो है वो कैसे कुटी यांगती बन गई ये भी आपको समझना होगा। साथियों, कुटी यांगती के बारे में जब हमने बात किया, थोड़ा सा मैं मैप को और भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊं। ये 18वीं सेंचुरी का जो है वो मैप है नेपाल का। ये आपको चंपारण दिख रहा है, इस क्षेत्र पे देखिए। ये क्षेत्र जो है वो स्टेट रूल्ड बाय अवध नवाब वजीर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको कुमाऊं का प्रांत देखने को मिल रहा है। क्लियर? ये आपको करनाली नदी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ये हुमला करनाली दिख रहा है। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये तिब्बत का बॉर्डर आपके स्क्रीन पर जो है वो ऊपर, सबसे ऊपर का बॉर्डर जो है वो देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न एक्सपेंशन देखें 1790 यहां तक था। 1804 में जो है अगर हम बात करें, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये आपको महाकाली नदी का जो है वो बहाव देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब हमने कहा कि नेपाल का तर्क ये है कि जिस नदी के को बाद में ब्रिटिश नक्शों में काली नदी कहा गया, वो काली नदी नहीं है, वह कुंटी यांगती प्रणाली का एक हिस्सा है। नेपाल के अनुसार प्रारंभिक मानचित्रों में और स्थानीय भौगोलिक परंपराओं में लिम्पियाधुरा से निकलने वाली धारा को ही मुख्य काली नदी जो है माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जो ब्रिटिश सर्वेक्षण हुए, उन्होंने नदी की पहचान जो है वो बदल दिया। कुछ नक्शों में काला पानी के पास की धारा को काली दिखाया, जिससे सीमा जो है वो पूर्व की ओर खिसकती हुई दिखाई देने लगी। और यही परिवर्तन आज काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धारा विवाद का केंद्रीय जड़ माना गया। साथियों, सीमा निर्धारण में नदी का स्रोत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी संधि में कहा जाए कि सीमा किसी नदी के आधार पर तय होगी, तो यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि उस नदी की शुरुआत जो है वो कहां से होती है। नेपाल और भारत की व्याख्याओं में सबसे बड़ा अंतर जो है वो यही है कि नेपाल लिम्पियाधारा स्रोत और काली नदी के पश्चिम से जो बहती है, काला पानी और लिपुलेक नेपाल में आते हैं, और भारत कहता है कि काला पानी का स्रोत जो है वो काली नदी का जो स्रोत है वो काला पानी के पास है, सीमा पूर्व की ओर तय होगी और ये क्षेत्र जो है वो भारत में आएंगे। यानी कि एक ही नदी के दो अलग अलग व्याख्याओं ने पूरे भूगोल और सीमा मानचित्र को जो है बदल दिया। साथियों, जब ब्रिटिश काल में नए नक्शे बनाए गए तो नदी की पहचान धीरे धीरे बदलती गई, और यह बदलाव का सीधा असर जो है वो सीमा रेखा पर पड़ा। यदि नदी का स्रोत कुछ किलोमीटर भी अगर बदल जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी सीमा जो है, रेखा जो है वो बदल जाती है। और इसी कारण काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधारा सहित हजारों हेक्टेयर भूमि विवादित क्षेत्र बन गए। और आज ये विवाद केवल भूगोल का मुद्दा नहीं है, बल्कि इतिहास, औपनिवेशिक मानचित्रण, सामरिक महत्व और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुका है। 1816 की सुगौली संधि के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने हिमालय क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया। शुरुआती नक्शों में कई स्थानों पर लिम्पियाधारा से निकलने वाली धारा को काली नदी के रूप में दिखाया, लेकिन समय के साथ साथ जैसे हमने कहा कि बदलाव होते गए, तो भारत का कहना है कि प्रशासनिक नियंत्रण, राजस्व रिकॉर्ड और बाद के आधिकारिक सर्वेक्षण भारतीय दावों का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि नेपाल के दावों को जो है वो झुठलाया गया या कहा गया कि वो गलत है। साथियों, सीमा विवाद केवल जमीन का नहीं बल्कि व्याख्याओं का भी प्रश्न है। सोआली संधि में सीमा को नदी के आधार पर परिभाषित किया गया था, लेकिन नदी की पहचान समय के साथ साथ बदलती व्याख्याओं में जो है वो उलझ गई। और यही कारण है कि नेपाल और भारत दोनों अलग अलग ऐतिहासिक नक्शों और दस्तावेजों को अपने अपने दावे का समर्थन जो है प्रस्तुत कर रहा है, और एक ही संधि लेकिन अलग अलग मानचित्र जो है इस विवाद को और भी ज्यादा जटिल बना रहे। साथियों, औपनिवेशिक काल में नक्शे केवल भूगोल समझने के लिए नहीं बनाए जाते थे, बल्कि वे सामरिक और राजनीतिक नियंत्रण का साधन भी थे। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया जो मानचित्र, उसने पूरे हिमालय क्षेत्र की राजनीतिक सीमाओं को प्रभावित किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश भारत ने तिब्बत और हिमालय व्यापार मार्गों तक बेहतर पहुंच बनाए रखने के लिए कई सीमाओं की व्याख्या अपने रणनीति हितों के हिसाब से जो है किया। विशेष रूप से लिपुलेख दर्रा का जो व्यापार मार्ग है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए नेपाल में यह धारणा मजबूत हुई कि सीमा विवाद केवल प्राकृतिक भूगोल का परिणाम नहीं, बल्कि औपनिवेशिक मानचित्रण की राजनीतिक विरासत भी। अब यहां जो सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई वो 2020 के आसपास आपको देखने को मिली। आपके स्क्रीन पर ये जो नक्शा देखने को मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसे चूचे नक्शा कहा जाता है, थंब मैप। 2020 में नेपाल ने एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धारा को नेपाल का हिस्सा दिखाया, जो कि आप देख रहे हैं। अगर इसके आकार को देखेंगे तो ये अंगूठे की तरह आपको देखने को मिलेगा, थंब चूचे नक्शा। इस नक्शे के आकार में आप देखेंगे कि पश्चिम की ओर आपको उभरा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिसके कारण नेपाल में जो है ये काफी लोकप्रिय हुआ। नेपाल सरकार ने दावा किया कि यह नक्शा ऐतिहासिक दस्तावेजों और सुगौली संधि की सही व्याख्या पर आधारित है। भारत ने इस कदम का विरोध जताया और कहा कि यह कृत्रिम विस्तार है और ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता। इसके बाद यह मुद्दा कूटनीतिक विवाद नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों में राष्ट्रीय भावना, राजनीति और मीडिया विमर्श का जो है विषय बन गया।
इन क्षेत्रों के सामरिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो चाहे हम काला पानी की बात करें, चाहे लिम्पिया धारा की बात करें, चाहे लिपू लेक के बारे में बात करें, यह हिमालय के उस संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है जहां भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाएं एक दूसरे से बेहद निकट में। यह क्षेत्र केवल सीमा विवाद का मुद्दा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया और हिमालय सुरक्षा राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र है। ऊंचाई वाली यह दर्रे तिब्बत से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग आवागमन के मार्ग का हिस्सा रहे हैं। जो शक्ति इन दर्रों पर नियंत्रण रखती है, वही हिमालय की निगरानी, सैन्य गतिविधि और रणनीतिक पहुंच का लाभ उठाती है। विशेष रूप से अगर हम लिपू लेक दर्रे के बारे में बात करें, तो भारत और तिब्बत के बीच सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय मार्गों में से एक माना जाता है। साथियों, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय बन गया। युद्ध के बाद भारत ने कई ऊंचाई और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत की, जिसमें काला पानी क्षेत्र भी शामिल है। भारत का तर्क है कि चीन के साथ संभावित सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल ने समय समय पर प्रश्न ये उठाया कि भारतीय सुरक्षा बल नेपाल के दावे वाले क्षेत्र में मौजूद है, और यही कारण है कि काला पानी केवल ऐतिहासिक विवाद नहीं, बल्कि वर्तमान सुरक्षा और सैन्य रणनीति का विषय बन चुका है। साथियों, इसी में अगर हम बात करें, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा और उसके बाद की भू राजनीति जो है वो आपको बदलते हुए देखने को मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरुआत होने के बाद हर वर्ष हजारों भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इन हिमालयी मार्गों का प्रयोग करते हैं। लिपुलेख दर्रा इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में केवल सीमा या सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। जब भारत ने लिपुलेख तक सड़क निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाया, तो नेपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि विवादित क्षेत्र में किया गया निर्माण इसके बाद एक मुद्दा है, और यह अधिक संवेदनशील मुद्दा बनता गया। यह पूरा क्षेत्र हिमालय भू राजनीति का ट्राई जंक्शन जोन जो है माना जाता है, जहां तीन देश एक दूसरे के हितों से टकराते हैं। भारत के लिए क्षेत्र चीन की सीमा की निगरानी और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है, तो नेपाल के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता और ऐतिहासिक सीमा का प्रश्न है। वहीं चीन के लिए तिब्बत क्षेत्र की सुरक्षा और हिमालयी मार्गों का नियंत्रण के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसी कारण काला पानी लिपुलेख विवाद केवल द्विपक्षीय सीमा विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के शक्ति राजनीति और रणनीतिक संतुलन का हिस्सा बन गया। साथियों, राजा महेंद्र के दौर की वार्ताएं जो हैं और उसमें छुटे हुए जो अवसर हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और भी ज्यादा गर्म कर रहे हैं। 1960 के दशक में नेपाल के राजा थे, नाम था महेंद्र ऑफ नेपाल के नाम से उन्हें जाना जाता था, यानी कि राजा महेंद्र। और उनके शासनकाल में भारत और नेपाल के संबंध अधिक जटिल दौर से गुजर रहे थे, और इसी समय हिमालयी सीमाओं, विशेष रूप से काला पानी क्षेत्र को लेकर कई अनौपचारिक चर्चाएं भी हुई, कूटनीतिक संवाद भी हुए। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से काला पानी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। नेपाल ने इस पर औपचारिक आपत्ति तो दर्ज की, लेकिन उस समय चीन, भारत और आंतरिक राजनीतिक संतुलन के बीच नेपाल बहुत आक्रामक रुख नहीं अपना सका। कई विश्लेषकों का मानना है कि इसी दौर में सीमा प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुलझाने का अवसर था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सीमित कूटनीतिक क्षमता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के कारण यह मुद्दा अधूरा रह गया, और यही अधूरापन बड़े विवाद में बदल गया। दशकों तक नेपाल ने काला पानी और लिपुलेख मुद्दे पर अपेक्षाकृत धीमी और सीमित कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी। हालांकि समय समय पर नेपाल की सरकारों ने इसका विरोध दर्ज कराया, लेकिन यह मुद्दा लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रित विषय नहीं बन पाया, और यही कारण है। इसके पीछे अगर हम कारणों की बात करें, तो भारत पर आर्थिक और भौगोलिक निर्भरता नेपाल की थी, नेपाल की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता थी, लगातार नेपाल में सरकार बदल रही थी, चीन और भारत के बीच में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी, और इसी वजह से सीमा विवाद कई वर्षों तक कूटनीतिक दस्तावेजों और द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित रहा। लेकिन मामला 2020 के बाद जो है वो बदला, जब 2020 में नक्शा जो है वो दिखाया गया। 2020 की अगर हम बात करें, तो 2020 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, और उन्होंने एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिस नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धारा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। और यह कदम उस समय उठाया गया जब भारत ने लिपुलेख तक सड़क निर्माण परियोजना का उद्घाटन कर दिया। नेपाल सरकार ने दावा किया कि नक्शा ऐतिहासिक दस्तावेजों, सुगाली की संधि और पुराने मानचित्र पर आधारित है। नेपाल की संसद ने इस नक्शे को संवैधानिक मान्यता भी दे दी, जिससे केवल सरकारी दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बन गया। भारत ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि ये एक तरफा कार्यवाही। सीमा विवाद समय के साथ साथ केवल भूगोल या इतिहास का विषय नहीं रहता साथियों, बल्कि नेपाल की आंतरिक राजनीति का और राष्ट्रवाद का प्रतीक भी बन गया। नेपाल में विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय समय पर काला पानी, लिपुलेख के मुद्दे को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ और नेपाल की संप्रभुता के साथ जोड़ा। विशेष रूप से 2020 के बाद यह मुद्दा जन भावनाओं, मीडिया बहसों और राजनीतिक अभियानों का प्रमुख हिस्सा बन गया।
भारत में भी इस क्षेत्र को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हितों को लेकर जो है जोड़कर देखा जाने लगा और इस प्रकार सीमा विवाद दोनों देशों के में राष्ट्रवाद, पहचान और राजनीतिक समर्थन को जुटाने का महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा बन गया। और यही कारण है कि विवाद केवल मानचित्रों नहीं बल्कि इतिहास, भावनाओं, सुरक्षा और राजनीति का संघर्ष बन चुका है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें साथियों तो भारत और नेपाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बेहद करीब तो हैं, खुली सीमा भी है, धार्मिक संबंध है, व्यापार और लोगों के बीच गहरे संपर्क है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं भावनात्मक अलगाव अब देखने को मिल रहा है। काला पानी लिपुलेख ओलंपिया धारा विवाद जो है ये पिछले कुछ वर्षों से दोनों देश के लोगों के बीच में संबंधों में तनाव बढ़ा रहा है। विशेष रूप से 2015 के नेपाल की नाकाबंदी की भी बात करें या 2020 के नए राजनीतिक नक्शे की बात करें, लिपुलेख सड़क परियोजना के उद्घाटन की बात करें तो नेपाल में धारणा बहुत ज्यादा मजबूत हुई है कि भारत उसकी संप्रभुता और संवेदनशीलता को पर्याप्त महत्व नहीं देता। जबकि भारत में चिंता बढ़ी है कि नेपाल की राजनीतिक में जो है वो चीन का प्रभाव जो है लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण सीमा विवाद अब केवल नक्शों का प्रश्न नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति और संतुलन का विषय बन चुका है। साथियों, चीन का जिस प्रकार से पिछले 2 दशक में नेपाल में विस्तार बढ़ रहा है, नेपाल की राजनीति से लेकर नेपाल की कूटनीति से लेकर नेपाल के अर्थनीति में जिस प्रकार से चीन बढ़ रहा है, चाहे वो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, चाहे सड़क संपर्क निर्माण, चाहे ऊर्जा निवेश, चाहे कूटनीतिक सक्रियता, कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है वो चिंताजनक बातें जो है वो बन चुकी है। साथियों, लिपुलेख दर्रा सदियों से भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार और आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग रहा है और आज भी यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इन क्षेत्रों का महत्व कई कारणों से बढ़ जाता है क्योंकि यहां से ऊंचाई से निगरानी क्षमता, चीन सीमा के निकट सैन्य पहुंच, हिमालय दर्रों पर नियंत्रण और कैलाश मानसरोवर मार्ग। जो देश इन दर्रों के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखेगा उसे हिमालय सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसी वजह से यह विवाद केवल ऐतिहासिक दावा नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा की नीति से जुड़ा हुआ है। 2026 तक यह विवाद अनसुलझा इसलिए रहा क्योंकि संधि में अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया, अलग अलग ऐतिहासिक नक्शे दिए गए, इसका सामरिक महत्व है, घरेलू राजनीति और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है और चीन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो साथियों, अंततः हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ पहाड़ों और नदियों का विवाद नहीं है, यह उस अधूरे इतिहास की कहानी है जहां साम्राज्यों ने सीमाएं तो खींची, नक्शों ने राष्ट्रवाद की किस्मत तो बदली और हिमालय आज भी औपनिवेशिक विरासत के प्रभाव को महसूस कर रहा है। काला पानी लिपुलेख ओलंपिया धारा का संघर्ष केवल जमीन का सवाल नहीं, यह इतिहास, पहचान, संप्रभुता और दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा बदलाव, किसने किया होगा परिवर्तन, किसकी थी कमी और ओलंपिया धारा को क्या किसी ने बेच भी दिया? अपने विचार को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।